वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास के एमसीक्यू देख रहे थे, क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे थे। ये सीरीज स्टार्ट की थी, इसमें हमने सेकंड चैप्टर का टॉपिक स्टार्ट किया था, भारत में यूरोपीय लोगों का आगमन, और इसके हमने कुछ प्रश्न भी देखे थे। तो यहाँ तक हम लगभग ये सारे प्रश्न देख ही चुके थे। अब हमारा नेक्स्ट जो अगला प्रश्न है उससे स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट प्रश्न हमने देखा था, राजा सवाई जय सिंह ने खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण कहाँ कहाँ पर करवाया है, कहाँ पर नहीं करवाया। प्रश्न तो यही था और इसकी डिटेल में भी हमने देख ली थी। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कथन दिए गए हैं, कथनों पर विचार करना और फिर बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया गया है, लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा आसफ उद्दौला द्वारा बनवाया गया था। दूसरा कथन दिया गया है, जीज मोहम्मद शाही का निर्माण आसफ उद्दौला ने करवाया था। तीसरा कथन दिया गया है, दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। और चौथा कथन दिया गया है, गुलाबी शहर जयपुर का निर्माण भी राजा सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। तो अभी आपने जो लास्ट प्रश्न पढ़ा था ना, ये जो वेधशालाओं वाला, उसमें के उसके डिस्क्रिप्शन में ही आपको मिल गया था, ठीक है। उसमें डिटेल जो स्पष्टीकरण हमने पढ़ा था उसमें ही आपको दिया गया था कि दिल्ली में जो जंतर मंतर है उसका निर्माण राजा सवाई जयसिंह ने करवाया था और गुलाबी शहर यानी कि जयपुर भी इनके द्वारा बसाया गया था, इसका निर्माण भी इनने करवाया था, ठीक है। तो इन्होंने कुछ वेधशालाएं बनवाई थी भारत में, दिल्ली में, जयपुर में, बनारस में, मथुरा में और उज्जैन में, ठीक है। ये वेधशालाओं का निर्माण 5 खगोलीय वेधशालाएं थी जो कि इनके द्वारा बनवाई गई थी 18वीं शताब्दी के पहले भाग में। तो ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ से इस प्रश्न से आप जानते हैं कि तीसरा और चौथा कथन तो आपका वैसे ही सही हो जाएगा। अब पहला दूसरा कथन बचा है, तो लखनऊ में जो बड़ा इमाम बाड़ा है वो आसफ उद्दौला के द्वारा बनवाया गया था, ये पहला कथन भी सही है। तो आपका पहला तीसरा चौथा कथन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है, बाकी दूसरा कथन गलत है। आइए देखते हैं क्यों गलत है, इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। लखनऊ में आसफ उद्दौला ने 1784 में बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया। 18वीं शताब्दी के पहले भाग में सवाई जयसिंह ने गुलाबी शहर जयपुर और दिल्ली, जयपुर, बनारस, मथुरा और उज्जैन में 5 खगोलीय पर्यवेक्षाओं यानी कि वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, ठीक है। और जयपुर यानी कि जयपुर का निर्माण भी करवाया ही था। उन्होंने खगोल विज्ञान के अध्ययन में लोगों की मदद करने के लिए जीज मोहम्मद शाही नामक टाइम टेबल का भी एक सेट तैयार किया था। तो जो जीज मोहम्मद शाही है ये किसने बनवाया? आसफ उद्दौला ने नहीं बनवाया था, ये सवाई जयसिंह ने बनवाया था, ठीक है, जो जयपुर के राजा थे। क्लियर है? तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा, पहला तीसरा चौथा आपका सही हो जाएगा। तो ये आपको देखो जंतर मंतर की फोटो दी गई है, ये जंतर मंतर इस तरीके की जो है वेधशालाएं बनवाई गई हैं। ये बड़ा इमाम बाड़ा है जो लखनऊ में स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, फिर बताना है कौन सा कथन सही है। ये पैटर्न यूपी पीसीएस बहुत पूछता है, इसलिए इस पैटर्न की प्रैक्टिस आप करके चले। अगर आप पीसीएस का एग्जाम देने वाले हैं या पीसीएस जो एग्जाम करवाता है, जैसे कि बीईओ का एग्जाम है आपका, आरओ की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी ये हेल्पफुल रहेगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न अधिकांश तौर पर पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो अदर एग्जाम वाले हैं वो भी अच्छे से देख ही ले, क्योंकि फैक्ट तो आपके सारे कवर हो रहे हैं, ठीक है ना। आपको इन्फॉर्मेशन भी सारी चीज़ों की मिलती ही जा रही है, स्पष्टीकरण भी आप देखते जा रहे हैं, जिससे आपके डाउट भी क्लियर हो रहे होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं। पहला कथन दिया गया है, कंचन नाम्बियार एक प्रख्यात तमिल कवि थे। दूसरा कथन दिया गया है, हीर रांझा पंजाबी साहित्य में रोमांटिक महाकाव्य वारिस शाह के द्वारा रचित था। तो वारिस शाह ने रोमांटिक महाकाव्य लिखा था, ये कथन दिया गया है। तीसरा कथन दिया गया है, शाह अब्दुल लतीफ ने सिंधी साहित्य में कविता संग्रह रिसालू की रचना की है। तो ये साहित्य से प्रश्न पूछे गए हैं, इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका सी वाला। दूसरा और तीसरा कथन सही है। हीर रांझा पंजाबी साहित्य जो रोमांटिक महाकाव्य है वारिस शाह के द्वारा रचित था, और शाह अब्दुल लतीफ ने सिंधी साहित्य में कविता संग्रह लिखा जिसका नाम था रिसालू। इसकी रचना इनके द्वारा की गई थी, शाह अब्दुल लतीफ के द्वारा। पहला कथन क्यों है गलत, आइए देखते हैं इसका स्पष्टीकरण। दक्षिण भारत में मलयालम साहित्य त्रावणकोर शासकों के संरक्षण में फला फूला था। कंचन नाम्बियार एक प्रख्यात मलयालम कवि थी। तमिल भाषा को सितार कविता द्वारा समृद्ध किया गया था।
ठीक है, तो सीतार कविता जो है ये तमिल साहित्य से संबंधित है। तैमूरबर्ग सीतार काव्य के सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादकों में से एक थे और मंदिर शासन और जाति व्यवस्था की गलियों का विरोध किया गया था। पंजाबी साहित्य में रोमांटिक महाकाव्य हीर रांझा बारिश शाह के द्वारा लिखा गया था और सिंधी साहित्य में, ये वाला तो अभी हम देख ही चुके हैं, ये क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्यकारों के कुछ उदाहरण हैं। तो पहला वाला जो कथन आपका दिया गया था, यहाँ पर कहा गया था कंचन नाम्बियार एक प्रख्यात तमिल कवि थे, तो ये गलत हो जाएगा, ये प्रख्यात मलयालम कवि थी। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। यहाँ पर हमने इस प्रश्न को देखा और इस प्रश्न के साथ ही हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमारा अध्याय 3 शुरू होता है, जो कि है बिट्रिस विजय की पूर्व संध्या पर भारत। इससे संबंधित चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपको युद्धों से संबंधित दिया गया है, कुछ संधियाँ दी गई हैं और उनकी डेट पूछी गई है। ये तो आप आसानी से कर लेंगे क्योंकि ये सारा कुछ आप पढ़ चुके हैं। बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि, प्लासी का युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध। अब इन वाले प्रश्नों में क्या होता है, जो आपको सबसे अच्छा आता है सबसे पहले वो टिक कर ले और फिर मिलान करके देखें। जैसे प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, 1757 में हुआ था। ठीक है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में हुआ था, तीसरा वाला हो जाएगा। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, इलाहाबाद की संधि हो गई थी आपकी फिर 1765 में, इसके बाद ही हुई थी। इसके अलावा पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था, ये थोड़ा बाद में हुआ था, पहले दूसरे लगातार थोड़ा कुछ साल के अंतर पर हो गए थे। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा जो पहला है, पहले का तीसरा सही है, दूसरे का आपका चौथा सही है 1765, प्लासी का युद्ध आपका 1757 में हुआ, पानीपत का दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। तो 3 1 4 2 आपका कहाँ दिया गया है, ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इससे संबंधित और जानकारी देखते हैं। प्लासी की लड़ाई 1757 में लड़ी गई थी, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था, निर्णायक लड़ाई थी ये। अंग्रेजी सेना और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, बंगाल के नवाब मीर कासिम और मुगल सम्राट जो शाह आलम द्वितीय थे, इनकी संयुक्त सेना के बीच में लड़ी गई थी। एक तरफ अंग्रेजी सेना थी और एक तरफ अवध के नवाब थे, बंगाल के नवाब थे और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे। ये तीनों मिलकर लड़ रहे थे, फिर भी ये हार गए थे। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का जो युद्ध हुआ, ये परिणाम स्वरूप मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लॉर्ड क्लाइव थे, लॉर्ड क्लाइव के बीच में 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई। अब ये डेट याद कर लेनी है क्योंकि डेट सहित कभी संधियाँ पूछी जा सकती हैं। 12 अगस्त 1765 को ये संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि होती है। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ था। पीसीएस ये डेट पहले ही पूछ चुका है, तो ये डेट भी आप याद करके चलें। ये जो युद्ध है मराठाओं और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और उनके सहयोगियों के बीच लड़ा गया, जो भारत में 18वीं सदी की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक है। ठीक है, तो ये हमने इस प्रश्न का स्पष्टीकरण देखा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में भी आपको 2 सूचियां दी गई हैं, मिलान करना है और बताना है सही कोड कौन सा है। चिनकिलेज खां, जसवंत राव होलकर, माधोराव सिंधिया और सरफराज खान कौन कहाँ से संबंधित है, ये बताना है। ठीक है, तो सिंधिया तो आप सब जानते हैं, सिंधिया कहाँ के हैं, सिंधिया ग्वालियर के होते हैं, तो सिंधिया आप लगा सकते हैं। जैसे सी का चौथा हो जाएगा। अब सी का चौथा देख लीजिए किस किस में दिया गया है, आपको डी में दिया गया है और सी में दिया गया है, तो पहला दूसरा तो आपका पहले ही गलत हो जाता है। अब डी या सी में से एक कोई उत्तर होगा। अब और कोई देखते हैं, जैसे सरफराज खान है आपके, या फिर आपके चिनकिलेज खान है, तो चिनकिलेज खान आपके कहाँ से संबंधित थे, तो ये चिनकिलेज खान वगैरह ये हैदराबाद के थे। होलकर कहाँ के थे, होलकर ग्वालियर के होते हैं। ठीक है, तो चौथा इसका हो जाएगा। होलकर इंदौर के हैं, सॉरी, आपके सिंधिया ग्वालियर से संबंधित हैं और होलकर आपके इंदौर के हो जाएंगे, तो दूसरे का आपको पहला लगा लेना है। ठीक है, ये चीज़ तो आप याद ही कर लें क्योंकि ये इनका वंश था और ये यहीं इसी क्षेत्र के थे। दूसरे का पहला किस किस में सही है, पहला दूसरा तो आपका पहला ही गलत हो गया, दूसरे का पहला तीसरे चौथे दोनों में ही दिया गया है। अब पहले और तीसरे से आपका डिसाइड होगा कि प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो पहले का आपका चिनकिलेज खान दिया गया है, चिनकिलेज खान आपके हो जाएंगे कहाँ के, हैदराबाद के हो जाएंगे। और आपके जो सरफराज खान है, सरफराज खान आपके हो जाएंगे बंगाल के। ठीक है ना, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी दिया गया है, हालांकि आप पहले ही देख चुके होंगे, डी सही उत्तर है। 3 1 4 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। मिलान करके देख लीजिए। चिनकिलेज खान आपके हैदराबाद के हैं, जसवंत राव होलकर इंदौर के हैं, माधोराव सिंधिया ग्वालियर के हैं और सरफराज खान आपके बंगाल के। क्लियर है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इन प्रश्नों को तैयार करके चलना है। अगला प्रश्न दिया गया है, इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। चिनकिलेज खान हैदराबाद और ये होलकर इंदौर के हैं, सिंधिया ग्वालियर से हैं और सरफराज खान बंगाल के हैं। मीर कमर उद्दीन खान सिद्दीकी बेयाफंडी 20 अगस्त 1671 से 1 जून 1748 ये इनका समय था। भारतीय और तुर्क वंश का एक महानुभाव और आसफ जाही वंश का संस्थापक था।
उन्हें उनके खिताब चिन किलिच खान, निजाम उल मुल्क और आसफ जाह द्वारा भी जाना जाता है। तो ये मीर कमर उद्दीन खान है और इनको खिताब दिया गया था चिन किलिच खान, मतलब उपाधियां पहले मिल जाया करती थी। निजाम उल मुल्क भी इन्हीं को कहते थे, आसफ जाह भी इन्हीं को कहते थे, ये सब इन्हीं के नाम है। इन्होंने हैदराबाद राज्य की स्थापना की और 1724 से 1748 तक इस पर शासन भी किया। ठीक है, और ये 1671 में जन्म हुआ इनका और 1748 में मृत्यु हो गई। तो ये इनके बारे में दिया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्लैक होल त्रासदी बक्सर की लड़ाई से संबंधित है। प्लासी के युद्ध के बाद मीर कासिम बंगाल का नवाब बन गया था। और तीसरा कथन दिया गया है, मीर जाफर ने अंग्रेजों को 24 परगना की जमींदारी नहीं बल्कि बड़ी रकम दी थी। बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो ब्लैक होल त्रासदी बक्सर की लड़ाई से संबंधित है, ये बिल्कुल ही गलत कथन है। ब्लैक होल हुई थी घटना जो है ये बक्सर की लड़ाई के बाद नहीं हुई थी। इसमें एक छोटे से उसमें कहते हैं एक छोटे से कमरे में कई सारे लोगों को भर दिया गया था और कहते हैं कि उनकी दम घुटने से लोगों की मृत्यु हो गई थी। और प्लासी के युद्ध के बाद मीर कासिम बंगाल का नवाब बना था, तो ये भी गलत हो जाएगा और तीसरा कथन भी गलत ही दिया गया है। आइए देखते हैं इसका विवरण। प्लासी की लड़ाई नवाब सिराउद्दौला और ब्रिटिश नियंत्रण कलकत्ता पर हमले के पहले हुई थी। कलकत्ता की घेराबंदी में पकड़े गए कैदियों को सिराज ने अपने गार्ड के अधिकारी की देखभाल के लिए स्थानांतरित किया, जिसने उन्हें फोर्ट विलियम की आम कालकोठरी तक सीमित कर दिया, जिसे ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये कब हुई थी? ये प्लासी की लड़ाई के बाद हुई थी। सिराजुद्दौला को माना जाता है कि उन्होंने 146 अंग्रेजों को कैद कर लिया जो बहुत छोटे से कमरे में बंद थे और उनमें से 123 की मौत हो गई थी दम घुटने के कारण। हालांकि इतिहासकार या तो इस कहानी पर विश्वास नहीं करते या फिर कहते हैं कि पीड़ितों की संख्या बहुत कम रही होगी। ठीक है, इसमें एक हाल नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने इस घटना का हाल सुनाया था। वो भी कोई विदेशी ही थे, उनके द्वारा इसका हाल सुनाया गया था। तो कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। अगला कथन दिया गया है, मीर जाफर ने अलीवर्दी खान के उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला के प्रति वफादारी का ढोंग किया, लेकिन प्लासी के युद्ध में वह अंग्रेजों के साथ मिलकर उन्होंने धोखा दे दिया। सिराजुद्दौला की हार के बाद जाफर ने सिंहासन हासिल करने के अपने लंबे समय के सपने को हासिल किया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कठपुतली नवाब के रूप में प्रचारित किया गया। जाफर ने कंपनी को कलकत्ता पर हमले के मुआवजे के रूप में इतने सारे रुपए दिए थे और 24 परगना की जमींदारी को अंग्रेजों को भुगतान किया था। तो 24 परगना भी दिया गया था उनके द्वारा, सिर्फ पैसे नहीं दिए गए थे। ठीक है, तो ये पैसे कितने हैं? तो 17 जाफर ने कंपनी को कलकत्ता पर हमले के मुआवजे के रूप में 1,77,00,000 रुपए और 24 परगना की जमींदारी को अंग्रेजों को भुगतान के रूप में दिया। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने कुछ रकम तो दी ही साथ में, जैसे कि ये तीसरा कथन दिया गया था, तो 24 परगना की जमींदारी भी दी और बड़ी रकम भी दी थी 1,77,00,000 के करीब। प्लासी के युद्ध के बाद मीर कासिम बंगाल का नवाब बना, तो गलत हो जाएगा क्योंकि मीर जाफर बना था यहाँ पर। ठीक है ना, मीर जाफर यहाँ पर नवाब बना था, ये आपने अभी देखा। सिराजुद्दौला की हार के बाद जाफर ने सिंहासन हासिल करने के लिए अंग्रेजों के साथ जाकर मिल गया था। और पहला कथन दिया गया ब्लैक होल त्रासदी बक्सर की लड़ाई से संबंधित है, तो नहीं, इसका संबंध बक्सर की लड़ाई से नहीं जबकि प्लासी के युद्ध से है। क्लियर है? तो तीनों कथन आपको आई होप क्लियर हो गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपको दिख रहा होगा शायद, ये वही कमरा है जो यहाँ पर बताते हैं कि ये ब्लैक होल ये वही वाला कमरा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर अभी चौथा वाला प्रश्न, 4th नंबर का प्रश्न देखते हैं। मीर कासिम ने राजधानी को मुर्शिदाबाद से बिहार के मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था, तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर इनके द्वारा राजधानी का स्थानांतरण किया जाता है और ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। बक्सर की लड़ाई मीर कासिम बंगाल के नवाब और सुजाउद्दौला अवध के नवाब की संयुक्त सेनाओं के बीच केवल अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई थी। तो इसमें कौन कौन था? यहाँ पर बंगाल के नवाब थे, अवध के नवाब थे और कौन था? यहाँ पर मुगल के शासक भी थे, अभी हमने देखा ही था। जब बक्सर का युद्ध हुआ तब रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर जनरल था। अब बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर पहला कथन बस सही दिया गया, आपको केवल एक सही उत्तर हो जाएगा, बाकी दूसरा तीसरा आपका कथन गलत हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका स्पष्टीकरण। पहला दिया गया कथन आपको, मीर कासिम अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारियों में सबसे योग्य था। सत्ता संभालने के बाद कलकत्ता में स्थित कंपनी की सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से बिहार के मुंगेर में स्थानांतरित कर लिया। मीर कासिम बंगाल के नवाब, सुजाउद्दौला अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट की संयुक्त सेनाओं को 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर में मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेनाओं ने हराया था।
बारीकी से लड़ी गई ये लड़ाई थी मीर कासिम के खिलाफ। अंग्रेजी अभियान छोटा लेकिन निर्णायक था। ठीक है, तो यहाँ पर क्लाइव नहीं था, क्लाइव सिर्फ इलाहाबाद की संधि करने आया था, उसके बाद आया था, लेकिन लड़ाई में कौन था? हेक्टर मुनरो था। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखनी है कि जब 1765 में 12 अगस्त को इलाहाबाद की संधि हुई तो रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में हुई थी। ये सब लोग थे और रॉबर्ट क्लाइव थे अंग्रेजों की तरफ से। लेकिन जो लड़ाई हुई थी बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 में, 22 अक्टूबर 1764, डेट सहित याद रखें, तो यहाँ पर हेक्टर मुनरो नेतृत्व कर रहा था अंग्रेजी सेना का। इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखें। तीसरा कथन दिया गया है, ब्रिटिश शासन की इस अवधि का एक सर्वेक्षण रॉबर्ट क्लाइव के संदर्भ के बिना पूरा नहीं हो सकता, जो एक क्लर्क के पद से इस्तीफा देने के बाद सेना में शामिल हुआ था। भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव है उसको रखने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। उन्हें 1757 से 1760 और फिर 1765 से 67 तक 2 बार बंगाल का राज्यपाल बनाया गया था। उन्होंने बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था के तहत इंग्लैंड लौटने तक की व्यवस्था की और इंग्लैंड लौटने पर उन्होंने कथित तौर पर 1774 में आत्महत्या भी कर ली थी। ठीक है, क्योंकि कुछ आरोप इनके ऊपर लगाए जा रहे थे जिससे फ्रस्ट्रेट होकर इन्होंने जाकर आत्महत्या कर ली थी। तो ये पूरी कहानी थी। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इलाहाबाद की संधि से संबंधित। इलाहाबाद की संधि में नवाब शुजा-उद-दौला सहमत हुए थे। किन चीज़ों पर सहमत हुए थे ये बताना है। इलाहाबाद की संधि क्या है? रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेजी सेना का था, ठीक है, इनके बीच में। इसके अलावा 3 जो लोग युद्ध लड़ रहे थे, एक तो अवध के नवाब थे, ठीक है, शुजा-उद-दौला थे, एक आपके बंगाल के नवाब थे और एक कौन थे? मुगल शासक थे शाह आलम द्वितीय। तीनों के बीच में हुई थी, तो तीनों के बीच में कुछ कुछ अलग अलग सहमतियां हुई थी। ठीक है ना, तीनों को खुश करना पड़ेगा, तीनों से सहमति लेनी पड़ेगी, तभी तो संधि पूरी होगी, तभी युद्ध रुकेगा। तो क्या कौन सी चीज़ें थी जिन पर नवाब शुजा-उद-दौला सहमत हुए थे ये बताना है। इलाहाबाद और कारा को सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिया जाए, तो बिल्कुल सही है, इन्होंने ये इस पर सहमत हो गए थे। कंपनी को युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए का भुगतान करना है, तो ये भी सही है। तीसरा कथन दिया गया 26 लाख रुपए के वार्षिक भुगतान के बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने वाला एक फरमान जारी कर देता है। तो ये सहमति हुई थी संधि में, लेकिन ये शुजा-उद-दौला के साथ नहीं हुई थी, ये सहमति शाह आलम द्वितीय के साथ हुई थी। उक्त प्रांतों के निजामत कार्य जैसे कि सैन्य, सुरक्षा, पुलिस और न्याय प्रशासन के बदले कंपनी को 53 लाख रुपए का प्रावधान। ठीक है, तो ये वाला कथन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये हुए तो थे लेकिन किसी और के साथ हुए थे। यहाँ पर सिर्फ शुजा-उद-दौला का पूछा गया है कि कौन इस पर सहमत, कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है, तो पहला दूसरा सही है, तीसरा चौथा गलत हो जाएगा क्योंकि इस पर इनकी सहमति नहीं थी। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब इससे संबंधित जानकारी देखते हैं। तो इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव और इन तीनों के बीच में हुई थी। अवध के नवाब थे और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे, जानते ही हैं आप। अब शुजा-उद-दौला किन चीज़ों पर सहमत हुए थे ये चीज़ देख लीजिए। तो पहला कथन तो वही दिया गया जो प्रश्न में, दूसरा कथन भी यही सही है, दिया गया है प्रश्न में। तीसरा जिस चीज़ पर वो सहमत हुए वो था कि बनारस के जमींदार बलवंत सिंह को उनकी संपत्ति पर पूर्ण अधिकार दे दिया जाए। इसके बाद शाह आलम द्वितीय की बात करें तो इनकी सहमति थी कि कंपनी की सुरक्षा के तहत ये इलाहाबाद में रहेंगे और 26 लाख रुपए के वार्षिक भुगतान के एवज में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकार वाला फरमान जारी करना और उक्त प्रांतों के निजामत जो कार्य हैं उनकी सैन्य, सुरक्षा, पुलिस और न्याय प्रशासन के बदले में कंपनी को 53 लाख रुपए का प्रावधान। ठीक है ना, उक्त प्रांत मतलब बंगाल, उड़ीसा और बिहार की जो सैन्य सुरक्षा है, पुलिस है और न्याय प्रशासन है, इसके बदले में 53 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। तो ये सारी चीज़ें इस संधि के तहत हुई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण संधि थी, इसलिए इसको याद रखना, एग्जाम में बार बार प्रश्न बनते ही हैं इससे। अगला प्रश्न है बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दोहरी शासन प्रणाली कंपनी और नवाब के शासन को दर्शाती है। दूसरा कथन दिया गया है दोहरी शासन प्रणाली कंपनी और ब्रिटिश क्राउन के शासन को संदर्भित करती है। तीसरा कथन दिया गया है कि पुलिस और न्यायिक कार्य कंपनी के नियंत्रण में आए। चौथा कथन दिया गया है रॉबर्ट क्लाइव ने सरकार की दोहरी प्रणाली शुरू की और वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में दोहरी प्रणाली को हटा दिया। बताना है कौन सा कथन सही है। सही उत्तर हो जाएगा पहला, तीसरा, चौथा। पहला कथन सही है, तीसरा कथन सही है, चौथा कथन सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। आइए जानते हैं इससे संबंधित जानकारी। स्पष्टीकरण में पहला कथन दिया गया है कि बंगाल में दोहरी सरकार 1765 से 72 बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की वास्तविक स्वामी बन गई। ठीक है, दोहरा शासन ऐसा होता था कि थोड़ा सा कुछ शक्तियां राजा को दे दी, कुछ शक्तियां कंपनी ने ले ली, तो इससे क्या होता था, राजा भी खुश और कंपनी भी खुश। हालांकि ये कुछ तरीके से बेवकूफ़ बनाने जैसा काम भी था कि उनसे कह दिया कि जो मेन अधिकार है वो ले लिए। कुछ समय तक ये रही, फिर ख़त्म भी हो गई, फिर चलती रही।
ऐसी कुछ चीज़ें सामने को देखने को मिली यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव ने सरकार की दोहरी प्रणाली की शुरुआत की। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अर्थात दो शासन, कंपनी और बंगाल में नवाब का शासन, जिसमें दोनों दीवानी अर्थात राजस्व एकत्र करना और निजामत अर्थात पुलिस और न्यायिक कार्य कंपनी का नियंत्रण था। ठीक है, तो दीवानी अधिकार इनके पास थे, कंपनी के पास, पुलिस और न्यायिक कार्य भी इनके पास थे। और बाकी उन्होंने कहा इसमें कि अपनी धार्मिक नीतियाँ बना सकते हैं, आंतरिक जो चीज़ें हैं उन पर आप नियंत्रण कर सकते हैं, जो मतलब ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी। कंपनी ने दीवान के रूप में दीवानी अधिकारों का इस्तेमाल किया और डिप्टी सूबेदार के माध्यम से निजामत अधिकारों का इस्तेमाल किया। कंपनी ने दीवानी फंक्शन को सम्राट और निजामत कार्यों को बंगाल के सूबेदार से अधिग्रहण किया। दोहरी प्रणाली ने एक प्रशासनिक टूट को जन्म दिया और बंगाल के लोगों के लिए विनाशकारी भी साबित हुई है। ना तो कंपनी और ना ही नवाब ने प्रशासन और लोक कल्याण की परवाह की। ठीक है, अब दो लोग रूल कर रहे हैं तो बाद में हानि किसकी है, सबसे ज़्यादा तो प्रजा को ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि प्रजा जो है, प्रजा को किसी भी तरीके की सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। अब प्रजा जाए तो किसके पास जाए, तो जो लोक कल्याण है यानी कि जो आम जन थे उनका सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा था। वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में दोहरी प्रणाली को हटा दिया, तो ये इन्होंने सही काम किया। तो प्रशासनिक रूप से जो नियंत्रण है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा था और यहाँ पर कुल मिलाकर प्रशासनिक टूट को जन्म भी मिलता है दोहरी प्रणाली से। तो रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया और इन्होंने वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में हटा दिया। ठीक है, दोनों चीज़ याद रखें। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हैदर अली ने अपना करियर घुड़सवार के रूप में शुरू किया था। दूसरा कथन दिया गया है, डिंडीगुल जो कि अब तमिलनाडु में है, आर्मी फैक्ट्री की स्थापना हैदर अली ने अंग्रेजों की मदद से की थी। तीसरा कथन दिया गया है, मराठों ने सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी थी। बताना है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर पहला और तीसरा दोनों कथन सही हैं। पहला कथन सही है, तीसरा कथन भी सही है। दूसरा कथन गलत है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने की तो थी, डिंडीगुल शास्त्रागार की स्थापना की थी हैदर अली ने, ठीक है, लेकिन ये अंग्रेजों की मदद से नहीं की थी। ठीक है, आइए जानते हैं इसका स्पष्टीकरण। एक साधारण परिवार में 1721 में पैदा हुए हैदर अली ने अपने करियर की शुरुआत मंत्रियों नंजराज और देवराज के नेतृत्व में मैसूर सेना में घुड़सवार के रूप में की थी। हालांकि अशिक्षित होने के बावजूद उनके पास एक गहरी बुद्धि थी और वे बहुत ही तेज ऊर्जा और दृढ़ संकल्प के व्यक्ति थे। हैदर अली ने डिंडीगुल जो वर्तमान तमिलनाडु में आता है, यहाँ पर एक हथियार कारखाना स्थापित करने के लिए फ्रेंच की मदद ली थी, मतलब फ्रांसीसियों की मदद ली थी और अपनी सेना के लिए प्रशिक्षण के पश्चिमी तरीकों को भी पेश किया था। उन्होंने अपने विरोधियों को पकड़ने के लिए अपने काफ़ी कूटनीतिक कौशलों का इस्तेमाल करना भी शुरू किया था। अब हैदर अली ने यहाँ पर फ्रेंच की मदद ली थी, इससे आप समझ सकते हैं कि फ्रांसीसी सेना से इनके काफ़ी अच्छे संबंध थे। हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान भी है, उनको भी फ्रांसीसी सेना का समर्थन मिलता है और काफ़ी वो सहयोग भी करते हैं। ठीक है, तो इसकी शुरुआत यहीं से होती है। तीसरा कथन दिया गया है, सदाशिवराव भाऊ 4 अगस्त 1730 से 14 जनवरी 1761 तक ये रहे। 1761 में इनकी मृत्यु हो गई। चिमाजी अप्पा और रुखमाबाई के पुत्र थे और पेशवा बाजीराव के भतीजे थे। इन्होंने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा सेना के सरदार सेनापति कमांडर इन चीफ के रूप में काम किया था और काफ़ी बहादुरी से इन्होंने लड़ा था। तीसरी लड़ाई आप सब जानते ही हैं कि मराठाओं और अहमद साहब दाली के बीच में हुई थी, अफगान शासक। ठीक है, तो ये चीज़ अब यहाँ पर देखते हैं। आई होप आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दें। आज के लिए इतना ही। इसके आगे के जो प्रश्न हैं उनको अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें। मोर अपडेट के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं या फिर प्रैक्टिस क्विज लगाना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, उन पर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।